नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी के समय में हम लगातार आपको कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशुतोष जी, जब सबसे पहले वुहान से कोविड-19 को लेकर के जानकारियां आ रही थीं, तो भारत किस तरीके से तैयारियां कर रहा था और क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहा है तब से अब तक भारत का? नमस्कार। ये कोविड-19 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये घर पे बना हुआ मास्क है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं, तो हम सबको ये मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सिर्फ अगर हॉस्पिटल या ऐसी कोई हाई रिस्क जगह हो तो ही हमें N95 जैसे मास्क को यूज़ करने की ज़रूरत है। बाकी सब जगह, जैसे कि हम अभी बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसके लिए मास्क बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है। इसके द्वारा हम इसका ट्रांसमिशन वायरस का टोटली रोक सकते हैं। अगर हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर रहा हो तो ये पेंडेमिक अपने आप ख़त्म हो जाएगी कुछ समय बाद। मास्क के साथ अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करना, जगह जगह चीज़ों को नहीं छूना, फिर उनको अपने फेस पे नहीं लगाना, ये सब करने से, और फिज़िकल डिस्टेंस जैसा हम अभी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा अगर आप करें, यह कार्य हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए किसी साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। मेरा अनुरोध है सभी से कि हम इनका पालन करें, तो बहुत जल्दी से जल्द पूरा देश इससे बाहर निकल जाएगा। आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है कि वुहान में ये सब शुरू हुआ था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी उस वक्त वो काफ़ी कम थी। तो लोगों को, पूरी दुनिया को ही उस वक्त पता नहीं था बहुत ज़्यादा कि क्या हो रहा है, ये वायरस किस तरह का है, कैसे ट्रांसमिट होता है, क्या लक्षण हैं वगैरह वगैरह, इसका क्या इसको रोकथाम का क्या उपाय है। इस वक्त ये जनवरी 30 को ये पता चला कि ये जो वायरस है ये इंटरनेशनल कंसर्न है हेल्थ के लिए। तो WHO ने उस वक्त इस बात को बताया। उसके बाद मार्च 11 को 11 मार्च को इसको पेंडेमिक, मतलब महामारी घोषित किया गया WHO की तरफ से। तब ये बताया गया कि ये किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जा सकता है वायरस, इसका ट्रांसमिशन क्या है, मोड। तो ये सब पता चलते ही हमने इस देश के अंदर बहुत अच्छे निर्णय लिए, बहुत जल्दी निर्णय लिए, क्योंकि उस वक्त अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, अगर लॉकडाउन करने का निर्णय बहुत अच्छा साबित हुआ। और अब अप्रैल 20 से लेकर जो कि पार्शियल लॉकडाउन है, ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। ये मॉडल ये है कि जान भी है और जहान भी है, जैसे हमारे माननीय PM ने कहा था। उन दोनों को बचाते हुए, उन दोनों को नज़र में रखते हुए इस तरह का मॉडल अब चलेगा, जिसके द्वारा वापस इकोनॉमी ग्रोथ होगी। उसके साथ साथ ही ये जो प्रिवेंशन है उस पर भी पैरेलल ट्रैक में कार्य चलता रहेगा। जी, कोरोना वायरस के संक्रमण को से लड़ने के लिए, इसके रोकथाम के लिए DST क्या व्यापक प्रयास कर रहा है, और इसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनका क्या रोल, क्या अहमियत है इस वक्त? देखिए, इसमें ऐसा है कि ये वायरस की जो प्रॉब्लम है वो बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। तो उसमें सभी का रोल है, हर सिटीज़न का भी रोल है, जो कि हम सब अब कर ही रहे हैं। जहाँ जहाँ जिसका जो कार्य है वो संभव है वो कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इसके काफ़ी स्टेक होल्डर हैं। आपने स्टार्टअप का नाम लिया, पर और भी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो पहले से इस पे कार्य कर रही थी, इसके प्रोडक्ट्स बना रही थी, अब उनको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। स्टार्टअप में ये है कि नए नए आइडिया वहाँ से उभर कर आते हैं। तो स्टार्टअप का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे बहुत सारे हमारे युवा जो लोग हैं लगे हुए हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, उनमें बहुत एनर्जी है, उनमें एंथुजियाज़म है, और उनमें नए आइडियाज़ हैं, उनमें रिस्क लेने की क्षमता है। तो उनके पास जो आइडियाज़ हैं हम उनको निकाल कर ला रहे हैं, उनको सपोर्ट प्रदान किया जा रहा है। तो अभी तक करीब ऐसी 20 स्टार्टअप तो
अभी तक हो चुकी हैं सपोर्ट के लिए, और इसमें कई सौ स्टार्टअप ऐसी हैं पाई गई हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो पहली चीज़ जो हमने की साइंस के लिए, वो हमने एक मैपिंग किया पूरे कंट्री का। वो मैपिंग ये है कि कहाँ पर क्या क्या संसाधन है इसके लिए, वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, क्या क्या नॉलेज कहाँ अवेलेबल है, कौन सी कंपनी इसके बारे में जानती है और कार्य कर सकती है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं। तो ये मैपिंग करने से हमें पता चला कि करीब करीब 1000 कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। फिर हमने उनसे प्रपोज़ल मंगाए, तो अभी तक करीब 300 प्रपोज़ल आ चुके हैं जिनको एग्ज़ामिन किया जा रहा है कि क्या वो अच्छा प्रोडक्ट है, क्या वो सही टेक्नोलॉजी है जिससे उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये सब कार्य चल रहा है, और ये सब कार्य काफ़ी वर्टिकल जो है इसके वायरस के उसमें चल रहा है। एक तो है रिसर्च और डेवलपमेंट, तो उसमें जो शोध होगा वो ऐसा है कि मीडियम टर्म, जैसे वो 1 साल बाद तक भी चलता रहेगा, 2 साल भी चलता रहेगा। तो उसमें जानने के लिए कि जो वायरस है ये किस तरह कार्य करता है, इसको रोकने के लिए किस तरह की दवाइयाँ विकसित की जा सकती हैं, किस तरह के वैक्सीन विकसित किए जा सकते हैं, यह जो कार्य है थोड़ा लंबे समय का होता है, वो भी शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज़, उनकी मदद की जा रही है जिससे कि वो ज़्यादा सामान जल्दी से जल्दी बना सकें। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मददगार हैं, जैसे कि जैसे हम संवाद कर रहे हैं अभी, कम्युनिकेशन का इसमें बहुत महत्व है, बिकॉज़ सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये जो वायरस है वो किस तरह का है, उसका कैसे रोकथाम संभव है। तो इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास होनी चाहिए। इसके लिए भी हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि जो आम इन्फॉर्मेशन है इस बारे में वो लोगों को जानकारी हो, जिससे कि उनको सुविधा हो इन परिस्थितियों से डील करने में। इसके अलावा जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं रूरल सेक्टर्स में, सेमी अर्बन जगहों पर, ऐसे ही NGOs होते हैं, तो इनके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच रहे हैं, पहुँचना चाहते हैं। तो उनको भी यथासंभव मदद दी जा रही है। मदद के साथ साथ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट कैसे बना सकते हैं घर पर या खाली छोटी जगह पर। तो ये सब वो कार्य किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो साइंस की बहुत सारे अलग अलग तरह के टूल होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनकी मदद ली जा रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कैसे उसको इसमें यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि इस बीमारी के अंदर ये पाया गया है कि लंग्स के अंदर जो हमारे ये है फेफड़े, इनके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो जैसे कि एक्सरे की फैसिलिटी सभी जगह आजकल होती है, अगर उस एक्सरे को लेके हम इंटरनेट के द्वारा, टेलीमेडिसिन के द्वारा जिनके पास ये सॉफ्टवेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उनको भेज दिया जाए, तो वहाँ पे चाहे रेडियोलॉजिस्ट न भी हो, वहाँ पे कोई डॉक्टर उपलब्ध न भी हो, तब भी उस एल्गोरिथम के द्वारा ये जाना जा सकता है कि क्या इसकी संभावना है कि ये आदमी इन्फेक्टेड है। उसके बाद जब ये पाया जाए तो उनको और टेस्ट किए जा सकते हैं, पर इसके द्वारा हर गांव तक पहुंचा जा सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इसमें यूज़ किया जा रहा है डायग्नोस्टिक्स के लिए। जैसे कि हमारे स्मार्टफ़ोन हैं, तो इस पर कार्य किया जा रहा है कि क्या स्मार्टफ़ोन को एक स्टेथोस्कोप में बदल सकते हैं। तो स्टेथोस्कोप में बदलने से ये है कि हर आदमी के पास ये होता है, अगर उनके हमारे पास जानकारी हो कि इससे हमारे हृदय की तरह तरह की आवाज़ें कैसे इसमें कैप्चर की जा सकती हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपका पूरा डायग्नोस्टिक्स किया जा सकता है, और जो आपके लंग्स में से भी जो आवाज़ आती हैं उनसे भी पता चल सकता है कि क्या आपको इन्फेक्शन है। और ये सब बिना डॉक्टर की मदद के, क्योंकि डॉक्टर तो हर जगह उपलब्ध नहीं होता।
तो ये सब नए तरीके हैं, ये सब नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी ये स्टेप रहेगा बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी हाँ के लिए। बिल्कुल। तो ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि डॉक्टर सुपर स्पेशलिस्ट की तरह कार्य करे। ऑफ कोर्स अगर आपको सर्जरी करनी है तब तो डॉक्टर चाहिए ही, लेकिन डायग्नोस्टिक्स का बहुत सारा कार्य मशीनों के द्वारा और रिमोटली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा संभव है। जिससे बेहतर इस पूरी सिचुएशन को, इस तरीके की अगर कोई महामारी इन फ्यूचर अगर आती है तो हम इसके लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे। बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। देखिए 100 साल पहले जो महामारियाँ आई थी उस वक्त कोई उपाय नहीं हुआ करता था, साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, और वो उसके पहले भी मिडिल एजेस में ऐसी ऐसी महामारी आई हैं कि पूरे वर्ल्ड की मतलब 20% तक और 30% तक पॉपुलेशन एक बार में कम हो गई। आज वैसा संभव नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा है, उससे बचने के तरीके ज़्यादा अच्छी तरह से पता हैं। तो साइंस टेक्नोलॉजी द्वारा इतना विकास संभव हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा कारगर और सफल बना दिया है। हाँ, और अब हमारी जैसे मीडिया है, इसकी रीच हर जगह है। वो पहले नहीं होता था, बैलगाड़ी में ही जाना होगा तो कैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए। तो अब हमारा जो डिजिटल मीडिया है, सब तरह का मीडिया है, उसके द्वारा हर व्यक्ति तक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो पहुंच रही है समय पर। आशुतोष जी, हम आपके साथ अपनी चर्चा जारी रखेंगे। तो फिलहाल वक्त हो गया है ज्ञान विज्ञान पर एक छोटे से ब्रेक का। अभी लौटते हैं। I'm utilizing my time by writing blogs, and I'm attending a lot of Zoom calls for my speaking with my speaking groups. So this time is a blessing for me. I'm able to catch up with my passion and my dreams. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। तो हम बात कर रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से। प्रोफेसर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम आपसी सहयोग या कोलैबोरेशन की बात करें तो मंत्रालयों के बीच किस तरह से ये कोलैबोरेशन हो रहा है, और वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो कैसे इन प्रयासों में तालमेल बिठाई जा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। कोलैबोरेशन या साथ साथ कार्य करना, ये किसी भी इस तरह की जो चीज़ है जो कि बहुत बहुआयामी है, उसका सलूशन खोजना ये बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग साथ साथ कार्य करें। तो ये पहली बार मैंने यहाँ देखा है कि इतने सारी मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसीज़ इतना बढ़िया मिलके कार्य कर रही हैं। तो इसमें नीति आयोग को लें, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स ऑफिस लें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICMR, CSIR, every department together with Home Ministry and everybody else, हम सभी बहुत मिलके कार्य कर रहे हैं। ये ज़रूरी भी है। जैसा कि आपने कहा कि सभी लोगों को साथ साथ मिलके कार्य करना है, तो साइंटिस्ट भी मिलके कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग डिसिप्लिन के हों। कुछ लोग इंजीनियर हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ केमिस्ट हैं, कुछ फिजिसिस्ट हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। ये सभी मिलके कार्य कर रहे हैं, तभी वो कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जो इसमें उपयोगी साबित होगी। दूसरी कोलैबोरेशन सारी मिनिस्ट्रीज़ और एजेंसीज़ की है। तीसरी कोलैबोरेशन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये विश्व स्तरीय है, तो इसमें हम सभी की मदद और उनके एक्सपीरियंस से चीज़ सीख सकते हैं, वो किया जा रहा है। तो अभी ऑलरेडी हालांकि सभी देश अपने अपने इसमें व्यस्त हैं इसको देख रेख में, लेकिन उनमें काफ़ी ये चाह है, ये काफ़ी उनमें समझ है कि हम सबको मिलके कार्य करना है। तो हमने 4 देशों के साथ ऑलरेडी ये कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं। दूसरा जो सहयोग की बात आपने कही, वो बहुत ज़रूरी है कि सहयोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी हो। जैसे कि हमारे साइंटिस्ट कुछ चीज़ बना रहे हैं, जैसे वेंटिलेटर बनाया, लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया, नए डिज़ाइन का बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमें प्राइवेट कंपनीज़ की ज़रूरत होगी।
तो साइंटिस्ट और कंपनीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कार्य करते हुए तभी हम इन प्रोडक्ट्स को बहुत जल्दी से मार्केट में ला पाएंगे। तो वो भी कार्य हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि साथ साथ कार्य करना सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। चाहे आपको कोई चीज़ विकसित करनी हो जल्दी से अच्छी, चाहे आप उसको मार्केट में लाना हो बहुत जल्दी से, तो इन सभी के लिए जो जो सहयोग की ज़रूरत है, जो जो साथ कार्य करने की ज़रूरत है, वो सभी फ्रंट पर हो रहा है। प्रोफेसर शर्मा, क्या आपको लगता है इस महामारी के बाद विश्व का ध्यान अब रोगजनक दुश्मनों पर ज़्यादा होगा और जो S&T हम बात कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका ज़्यादा फोकस होगा कि हम इस शोध को जो पारदर्शी है वो और पारदर्शी बनाएं? नहीं, वो बिल्कुल सही कहा। देखिए, ऐसा है कि रोग पे फोकस ये वायरस आने के पहले भी कम नहीं था। उसमें ये होता है कि हर वायरस अलग तरह का होता है। तो ये नहीं है कि एक का वैक्सीन बन गया, एक का टीका बन गया तो वो सभी वायरसेस पे कार्य करेगा। तो उसका अपना प्रोसेस होता है डेवलप करने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें थी, तो हेल्थ पे जहाँ तक फोकस का सवाल है, पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ पे हरदम फोकस बहुत हाई रहा है। लेकिन जब कोई नई चैलेंज आता है, उसको एड्रेस करने के लिए हमें वापस कुछ कार्य नए सिरे से करना होता है और उस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमने पहले अगर इस पे कई चीज़ों पे कार्य किया तो हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास टूल्स हो जाते हैं और लोग हो जाते हैं जो इस चीज़ों को समझते हैं। तो वो हमारे पास पहले से था। इसी कारण से हम इसको इतनी जल्दी आगे बढ़ा सके। अगर वो पहले नहीं होता तो हमें इसकी संभावना ही नहीं थी। हो सकता है बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, कुछ हैं जगह जहाँ वहाँ पे साइंस का इतना प्रचार प्रसार नहीं रहा, तो उनको ज़्यादा समय लगेगा इसको रिस्पॉन्ड करने में। तो ये दो ही चीज़ें हैं, या तो आप अपना सोल्यूशन ढूंढिए या आप उसको इंपोर्ट करिए, राइट। तो बहुत सारे देश के पास इस तरह के संसाधन नहीं होंगे कि वो अपना सोल्यूशन डेवलप कर सकें, तो उनको इंपोर्ट ही करना होगा। इस तरह के वैश्विक स्तर के संकट के बाद भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय के लिए क्या कुछ सीखने को रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं कि जैसे पहले मैं अपनी मिनिस्ट्री से ही शुरू करूं, तो हमने ये सीखा कि रिमोटली भी सभी कार्य बहुत जल्दी त्वरित गति से किए जा सकते हैं। तो बजाय फिज़िकल मीटिंग्स के जिसको बहुत समय लगता था करने में, लोग दूर दूर से आते थे, काफ़ी समय नष्ट होता था, उसके साथ संसाधन की ज़रूरत होती थी। उन सब की बजाय अभी करीब पिछले 20 दिनों में ही हमने 100 से ज़्यादा मीटिंग रिमोटली की, जिनमें 10 से लेकर 100 लोगों ने उपस्थित थे और बहुत अच्छा कार्य इन मीटिंग के द्वारा कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब फ़िज़िकली साथ साथ बैठ के कार्य किया जाए। तो इसी तरह की बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि बदले जा सकते हैं और उनका इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में। ऐसे ही कोलैबोरेशंस हैं, साथ साथ कार्य करना। एक आदमी यहाँ बैठा है, एक अमेरिका में बैठा है, एक फ्रांस में, वो सब मिल के कार्य कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो आपने कहा साथ साथ कार्य करने की प्रवृत्ति, इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा, क्योंकि लोगों को लगा कि अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही एक तरीका है। और एक दूसरी चीज़ जो है जो लोगों को समझ में आएगी कि हमारे पास एक कोई उद्देश्य हो साइंस के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्लियर चैलेंज है कि हमें ये करना है, इस तरह कोई उद्देश्य हो तो लोग साथ साथ कार्य करने में उनको बहुत मज़ा आता है और उनका पूरा फोकस उसके अंदर रहता है, पूरा डेडिकेशन रहता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है साइंस में कार्य करने की, उसमें भी कुछ बदलाव आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे हम साइंस ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। कुछ नए आविष्कार होंगे ज़रूर। और एक दूसरी चीज़ भी है कि न केवल आविष्कार, बट उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। तो क्योंकि अब ये जो क्राइसिस है, इसके अंदर खाली आविष्कार से कार्य नहीं चलेगा। इसको, उस आविष्कार को हमें इंडस्ट्री द्वारा या PSU द्वारा बनाना होगा मास स्केल पे, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन वो जनता तक कैसे पहुंचेगा। तो इसके अंदर
न केवल साइंस का ही है, पर इसमें हर चीज़ आती है, वेदर इट इज़ लॉजिस्टिक्स, सप्लाई साइड मैनेजमेंट, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स। तो इन सब को साथ साथ मिलके कार्य करना, ये हमारे साइंटिस्ट और भी सीख जाएंगे कि अब मैंने जो बनाया उसको क्या मैं स्टार्टअप में ले जाऊं, स्टार्टअप से ज़्यादा के आगे फिर इंडस्ट्री में ले जाऊं, कैसे लेके जाऊं, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। जी, फिलहाल ज्ञान विज्ञान में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम आपके साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण नहीं हैं, तो कोविड-19 की जांच की जरूरत नहीं है। यदि ये लक्षण आप में हैं और आपने हाल में किसी कोविड-19 प्रभावित देश की यात्रा की है, तो जांच जरूर करा लें। यदि आपने कोई यात्रा नहीं की लेकिन कोविड-19 ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो जांच के लिए तुरंत राज्य की हेल्पलाइन नंबर या भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। हमारे साथ प्रोफेसर आशुतोष शर्मा है, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या रणनीति रहेगी पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए, कि किस तरह की स्थिति जो भी बनती है उस तरीके के लिए क्या हमारी तैयारियां रहेंगी? देखिए, ये भी वेरी मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन है। तो एक तो है कि हमारी लॉकडाउन के बाद क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसके अंदर भी बहुत अच्छा शोध चल रहा है, जैसे उसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, मॉडलिंग होती है। उससे पता चलता है कि किस तरह से कार्य करना चाहिए, कितना लॉकडाउन हो, कितना ओपन हो, क्या सेक्टर कार्य कर रहे हों, किस तरह से हमारे बीच में तालमेल हो कि इकोनॉमी भी नहीं बैठे और लोग भी सेफ रहें। तो इसमें बहुत सारा शोध होता है, तो वो उसके द्वारा हम अच्छे प्लान बनाते हैं कि लॉकडाउन के बाद कैसे कैसे समय की परिस्थिति के अनुसार हमें अपने प्लान बनाने होंगे। तो उसमें बहुत मददगार है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमें फोकस करना है अब ग्रोथ पर, कि जो हमारे कुछ टाइम जो निकल गया, जो जिसमें इतना ग्रोथ टारगेट्स नहीं हो पाए, तो उसको कैसे वापस सड़क पे लाया जाए, उसके लिए काफ़ी फोकस होगा। तो फोकस के अंदर जैसे स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्री हैं, उनको कैसे मदद दी जाए, उनको नए प्रोडक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो नए प्रोडक्ट हैं उनकी जानकारी के साथ उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उस पर महत्व होगा। पर उसके साथ साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो परिस्थिति बनी है उससे निपटने के लिए तो कुछ खास स्टेप्स होंगे ही, और वो स्टेप्स जो हमने सीखा है इस समय वो भी उसमें मददगार होंगे। पर उसके अलावा जो हमारे दूरगामी चैलेंजेस हैं वो अभी भी रहेंगे, जैसे कि पर्यावरण है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि इंडस्ट्री 4.0 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इवन हमारी जो डेमोग्राफी है। देखिए, जैसे कि एजुकेशन का चैलेंज भी आएगा, पर एजुकेशन के बारे में भी हमने बहुत कुछ सीखा है, अभी दूसरे कंट्रीज़ भी सीख रहे हैं। देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत सारी एजुकेशन भी रिमोट हो जाएगी, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्व है। एजुकेशन भी एक तरह से ग्लोबल हो जाएगी। तो अभी लोग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब स्थितियाँ ऐसी बन गई, परिस्थितियाँ, कि लोगों को इसमें एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ा कि कैसे रिमोटली एजुकेशन दी जाए जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी हो। तो इसमें नए नए प्रयोग होंगे। तो ऐसा है कि जो भविष्य है वो टोटली भूत जैसा नहीं होगा, राइट। तो भविष्य कुछ नए तरह का होगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम ये नॉर्मल सिचुएशन पे कब जाएंगे वापस। तो मेरा समझना ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि यही नॉर्मल है। तो न्यू नॉर्मल भी हो सकता है। वो जो न्यू नॉर्मल है वो पहले के नॉर्मल से अच्छा होना चाहिए, और वो ज़रूर होगा, क्योंकि जब भी कभी डिसरप्शन होता है, कुछ चैलेंज होता है, उसमें चीज़ें चेंज होती हैं।
तो जब चीज़ें चेंज होती हैं, और चेंज हरदम 3 तरह से होता है, तो मैं बहुत जल्दी से आपको बता के ख़त्म करूँगा। तो ये जो चेंज कैसे होता है, जो सॉल्यूशन नए होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, तो उसके 3 तरीके हैं। एक धंधा है, एक पंगा है। तो पंगा मतलब डिसरप्टिव चेंज। सो व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स, तो उसमें काफ़ी डिसरप्टिव चेंजेस की महत्व होता है। तो अब ये सब चीज़ें उभर कर आएंगी। तो जो चीज़ें डिसरप्टिव हैं लेकिन पॉजिटिवली डिसरप्टिव हैं, तो वो हमारा नया नॉर्मल बन जाएगा। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये जो डिसरप्शन है, इससे हम न्यू नॉर्मल की तरफ भी रुख कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में हम चाहते हैं प्रोफेसर शर्मा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ सुझाव दें या कोई अपील जो आप करना चाहते हो हमारे दर्शकों से। हाँ, तो एक तो ये कि हमने जो भी इससे कुछ सीखा इस समय से, उसको हमें याद रखना होगा, और हमें काफ़ी पॉजिटिव रहना है इसके बारे में, क्योंकि ऐसा इतना जितना लोग डर जाते हैं वैसा भी नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेस में हैं, जो कि बहुत वरीड हैं, तो हमें सब तरह से जैसे कि मास्क का इस्तेमाल करना, जैसे कि सोशल फिज़िकल डिस्टेंस बनाना, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करना, ये सब करते हुए हमें एक तरह से अब नॉर्मल काइंड ऑफ ज़िंदगी बिताना चाहिए। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, उनको भी बहुत सारा कार्य वो रिमोटली कर सकते हैं। वो काफ़ी चीज़ों में मदद कर सकते हैं। जो लोग बाहर जा सकते हैं वो भी मदद कर सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब ये है कि ये समय हमें अच्छी तरह से पॉजिटिवली निकालना चाहिए, और निकल भी जाएगा। इसके अंदर जितनी दूसरों की सहायता संभव हो वो करनी चाहिए। सभी लोग इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, वॉलंटरी सर्विस भी महत्वपूर्ण है। मैं कई सारे ऐसे ग्रुप्स को जानता हूं जो अभी बहुत सक्रिय हैं। अगर आप उसमें मदद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है कि इस क्राइसिस के कारण लोगों को एक दूसरे को समझना ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ज़्यादा कम्युनिटी के बारे में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में ज़्यादा लोग सोचेंगे। जो भी कोई हर चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए अब अपॉर्चुनिटी क्या है इस चैलेंज के अंदर। अगर हम उसको समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें फ्यूचर में, तो हमें ये लगेगा कि जो हानि इसके द्वारा हुई है उसमें हमें और भी कुछ मिला है उसके कारण। तो ये थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही। नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।